आपको याद होगा कि 2016 में कंदील बलोच का मर्डर किया उनके भाई ने, यही नाम नेहाद गैरत के नाम पे। उसके बाद मुल्क में काफ़ी आवाज़ें उठीं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, हमें कानून को बदलने की ज़रूरत है। 2016 में फसाद फिल अर्ज़ करार दिया गया इस किस्म के मर्डर्स को, और लॉ ये इस तरह से चेंज किया गया कि अब रियासत जो है वो परसू करेगी इन केसेस को, और ये कोई आपस का मसला नहीं होता फैमिलीज़ के अंदर। माफ़ कर दिया, किसास दियत का आपने मामला चला के और लोग जो है ऑफ द हुक हो जाते हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है और फिर वो सीना तान के फिरते रहते हैं कि जी कि बड़ा अच्छा काम किया। तो लॉ तो हुआ चेंज उस वक्त, लेकिन उसके बाद से अब तक हमने देखा है 12 केस, अभी जिनका जिक्र वसत और ज़रार भी कर रहे थे, एक से एक हाई प्रोफाइल केस जो है उसमें लोग अक्सर निकल जाते हैं। जो लो प्रोफाइल केसेस हैं, जो खबर नहीं बनती है, वो तो क्या ही होता है, उस पर हम क्या बात करें। थोड़ा इसको हम समझते हैं कि लॉ जो है वो जब किताबों में जिस तरह से होता है वो इन प्रैक्टिस जो है कैसे पैन आउट करता है। हिना जिलानी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, लीडिंग लॉयर हैं, ये सारे मामला जो हैं इन पर केसेस करीब से देख चुकी हैं, भुगत चुकी हैं। इनके आंखों के सामने कत्ल हुआ है इनके दफ्तर में, उनके आंखों से बल्कि देख भी 26 साल पहले। जी हिना जिलानी साहबा, ये जो लेटेस्ट जिस पे आउटरेज हमें नजर आ रही है मुल्क में, राइटली सो, जिस किस्म का वाकया है, ट्रेजेडी है, थोड़ा आप ये बताएंगे कि हमारे यहाँ कानून जो है वो इस वक्त कौन सा है राइज, और उस पर क्या अमल हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, जैसे आपने अभी फरमाया, 2016 में पाकिस्तान पिनल कोड के कुछ जो शिकें हैं रिलेटेड टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई, और ये किसास और दियत के कानून के अंदर ये लिखा गया कि नंबर 1 ये कि अगर किसास लागू नहीं भी होता तो भी अदालत की स्वाबदीद है वो ताज़ीर में भी दे सकती है सज़ा, अगर ये ऑनर किलिंग का कॉन्टेक्स्ट में की गई किलिंग हो। दूसरी चीज़ ये की गई कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता वली, अगर ये फसाद फिल अर्द और उसमें उसकी डेफिनेशन में ऑनर किलिंग को भी लाया गया तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती इसमें। मगर इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, देखिए आपने जिक्र किया कि मेरे दफ्तर में भी ऐसा एक वाक़या हुआ। उस वक्त बेनज़ीर साहबा की हुकूमत थी और सेनेटर नवाज शरीफ की हुकूमत थी। जी, और सेनेटर सब ये थे इकबाल हैदर, उन्होंने एक करारदाद पेश की सेनेट में कंडेमिंग द प्रैक्टिस ऑफ ऑनर किलिंग्स। तो मुझे इतना अफसोस है ये याद करके आज भी कि एक बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी है हमारी पॉलिटिकल, उनके एक बड़े सीनियर रहनुमा थे जिन्होंने उस पे खड़े होकर इकबाल हैदर को बहुत बुरा भला भी कहा और कहा कि ये हमारी नामूस का मामला है और हमारी ट्रेडिशंस हैं जिसको आप अटैक कर रहे हैं। तो ये वक्त था, लेकिन दैट बिकेम a time where things started to change और वहाँ से औरतों की एडवोकेसी से ये 2016 की अमेंडमेंट्स आई और फिर काफ़ी मेहनत से हमने कुछ कवानीन में जो रिफॉर्म था वो दिए इनको हुकूमतों को मुख्तलिफ कि इसमें इस तरह रिफॉर्म करें, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है कि कानून कागज़ पर लिख देने से सोसाइटी नहीं बदल जाती। यहाँ पर बहुत सी ज़रूरत, सबसे पहले सोशल जो एक लॉ को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज बनने में टोटल फेलियर हुआ है। यहाँ मुझसे लोग बार बार कहते हैं कि बताइए इस साल में कितनी ऑनर किलिंग्स हुई, फलां साल में कितनी हुई। आई कीप टेलिंग देम कि जहाँ तक कि मेरी ओपिनियन में इवन वन सच इंसिडेंट इज वन टू मेनी। और ये बड़ी एक अफसोस की बात है कि आपकी एक ऐसी सोसाइटी जो अपने आप को एक वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा समझता है, जो मुल्क उसमें आप अभी भी अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस को जिसमें शदीद वायलेशन है उन तबकात की जो कि वल्नरेबल हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं या कमज़ोर हैं। हमारे यहाँ जो ये अब वाक़या हुआ है, मुझे लोग कहते हैं जी बड़ा अंदोनाक वाक़या है और उस पर बड़ी आउटरेज हुई है। मैंने बड़े स्पर्ट्स ऑफ आउटरेज
देखे हैं। बेशक फौरी तौर पर एक आउटरीच होता है और उस पे आकर आपकी लीडरशिप कहती है कि हम इसका बहुत सख्ती से नोटिस लेंगे, and then things just don't happen. And mostly the reason for this that I see is कि आपके यहाँ एक क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, आपके यहाँ एक ट्राइबल कल्चर है जिसको रेजिस्टेंस मिल रही है चेंज के हवाले से, और ये लोग चेंज आने नहीं देंगे। ये क्यों जिरगे करते हैं? ये जिरगे करते हैं ये दिखाने के लिए हाउ पावरफुल वी आर एंड वी डिसाइड व्हाट द डेस्टिनी ऑफ द पीपल शुड बी अंडर अस। ये कौन लोग हो सकते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये सोशल चेंज लाएंगे? हमारे लिए मुश्किल ये है कि यही वो लोग हैं जो कि बड़ी क्लोजली लिंक्ड हैं टू पॉलिटिकल पावर, और कहीं इनके पास कोई जेन्युइन कमिटमेंट नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मेरे पास केसेस हैं जहाँ मैं दिखा सकती हूँ। सिर्फ ये ऑनर किलिंग्स की बात नहीं है, ये आप देखिए कि सिंध में हमारे एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर थे जोखियो, जिनको कत्ल कर दिया गया और उनकी बीवी रोती रही कि मुझ पर प्रेशर है कॉम्प्रोमाइज करने का। सो ये जब आपके यहाँ एक वडेरा सिस्टम है, सरदारी सिस्टम है, जो समझते हैं कि वो ज़मीन पर काबिज हैं, तो इसलिए जो उस ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं उनके बारे में वो फैसले करेंगे। हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने कहा कि जिरगे इलीगल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिरगे इलीगल हैं। ये जिरगे करके लोगों की लाइफ से खेलते हैं और कत्ल और गारत के अंदर ये एक अबेटमेंट करते हैं। अगर इस बंदे ने जिसने ये जिरगा कराया, सरदार ने, जिसने गोली खुद नहीं भी चलाई, ही इज एन अबेटर, वो वेरी सीरियस क्राइम। सो मैं ये समझती हूँ कि कानून के अंदर सबसे ज्यादा जो सुकम है वो ये है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है इस चीज को खत्म करने के लिए। दूसरा, ये जुडिशरी हमारी इनसेंसिटिव है, और इसके अंदर आपको पता है 0.5% प्रोसिक्यूशन होती है ऐसे केसेस में। 0.5 प्रोसिक्यूशन की बात कर रही हैं, आप कन्विक्शन की बात कर रही हैं? नहीं, मैं प्रोसिक्यूशन की बात कर रही हूँ। तो फिगर ही कोई नहीं है, वो तो भूल जाए। कन्विक्शन तो बहुत बड़ी बुरी बात की बात है। ये प्रोसिक्यूट भी 0.5% होते हैं। दूसरा, हम रिपोर्ट की बात करें तो हमसे जो लोग फिगर पूछ रहे हैं, हम तो वही बता रहे हैं जो ये जो हमारे मेन स्ट्रीम पब्लिकेशंस है, मीडिया है, इसमें आ रही है, न्यूज आ रही है। हमें तो ये पता भी नहीं कि रिमोट एरियाज में क्या हो रहा है। अच्छा हिना बहुत से ऐसे होंगे जिनमें लड़कियों को मार के ये दफना देते हैं जी। और आपने सही कहा कि एक लड़की भी मर रही है तो एक मर्द भी मर रहा है। इट्स प्योर एंड सिंपल केस ऑफ हीनस मर्डर। अब मुझे अफसोस हुआ और आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, और मुझे बड़ी एक तशवीश हुई है इस बात से। मैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की बात सुन रही थी टीवी पे, एंड सडनली उन्होंने मेंशन किया कि इन लोगों का कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। ये जो एक दिया जा रहा है स्पिन इस सारी स्टोरी को, ये क्यों दिया जा रहा है? अगर नहीं भी था अज़दवाजी रिश्ता तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप जिरगा करके लोगों को मार रहे। उन्होंने भी क्लैरिफाई किया है कि कत्ल है, वो एक अलग बात है। अगेन हम इशू पर आते हैं, मगर ये जो एक इंसर्ट करना है ना, चले ठीक है, अब इस पे इमोरलिटी है कोई, भाई साहब इमोरलिटी है भी तो उसके लिए कानून होगा कोई, आप उसके मुताबिक। अच्छा हिना जी, पीपल हैव टू बी स्टॉप्ड। इन लोगों को एक अनकंट्रोल्ड पावर मिली हुई है जिसके इस्तेमाल से ये लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, और आपके यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में। देखिए, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जब कोई एक बड़ा बयान देता है कि हम औरतों की हकूक़ के हवाले से, उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से बड़े सीरियस हैं। अब यहाँ पर पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बड़ा बयान दिया कि औरतों की हरासमेंट मेरी रेड लाइन है। भाई साहब, आपके कहने से रेड लाइन जो बना रही हैं आप, मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। उन मैकेनिज़म्स को दुरुस्त कीजिए, उन टूल्स को स्ट्रेंथन कीजिए जिसके ज़रिए से आप उस कानून की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें। जितना भी कानून है उतनी तो इम्प्लीमेंटेशन हो ना। आपकी पुलिस इंटेग्रिटी से ये काम करती है, आपकी जुडिशरी इसको नहीं देखती, आपका सोशल सोसाइटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है इस किस्म के क्राइम्स में परपेट्रेटर्स को। ये एक मामला ऐसा है जिस पे जब तक कि पूरी तरीके से सोच नहीं होगी और कमिटमेंट नहीं होगी तो यही होगा कि एक केस होगा, एक अप्रोर होगा और फिर कुछ भी नहीं होगा। ये अप्रोर भी 24 से 48 घंटे की है एट द मोस्ट। ये जो सिनिसिज्म है ना, इसकी वजह है ना, वजह है
है यार, जिन लोगों ने इसको कवर किया है, इसको परसू किया है, बार-बार देखा है। अली शाह ने खुद क्या शुरू यही बात कहा था, मतलब हमारी तर्जुमानी की है उन्होंने कि बात ऐसी है। अच्छा हिना जी, अब अगर हम थोड़ा सा जिस बला को हम मुआशरा कहते हैं अगर उसकी हम बात करें, तो बेशक हम जानते हैं कि ये जो केस है इसमें बिल्कुल ये कबायली निज़ाम, कबायली जिरगे, जिस केस का आपने जिक्र किया था वो सब उसमें भी ऐसा ही है। लेकिन कभी कभी लगता है कि आप कबायली इलाकों में हो भी ना, कबाइल आपके अंदर है। ये मेरा ख्याल है ये जो मर्ज है ये गैर तबकाती है। उसकी वजह ये है कि रियासत जितनी सीरियस है उस पर बात हो चुकी है, जुडिशरी का आप बता चुकी हैं, पुलिस किस तरह केस बनाती है, मैनिपुलेट होती है, बड़कें जो होती हैं चौक में लटका देंगे, फांसी दे देंगे, ये है, उसके बाद खेल ख़त्म हो जाता है। इवन मैं जो समिया सरवर केस का जिक्र कर रहा हूँ वो कबायली नहीं है, वो जिरगे ने भी फैसला नहीं किया था। वो 1999 6 अप्रैल को जो कत्ल हुई है वो आपकी आंखों के सामने आपके दफ्तर में, उसका वालिद तो खैबर पख्तूनख्वा के मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसकी जो वालिदा हैं वो तो डॉक्टर थी, उन दोनों ने हज किया हुआ था। उसके बाद सिर्फ इस मसले पे कि वो तलाक चाह रही थी और ये कह रहे थे कि हमारे ख़ानदान का ये रीत रिवाज नहीं है, तो ये सिर्फ कबायली या नाखानदगी से तो इसका ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता। ये तो वो जहर है जो माशरे के हर तबके में है। नहीं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। मैं तो इस पर्टिकुलर केस के हवाले से बात कर रही थी जो बलूचिस्तान में हुआ है। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसको सोसाइटी ने हर वक्त और हर जगह पे कंडोन किया है, और जो कवानीन आए हैं जिनका हमारा ख्याल था कि अब डिटरेंस होगी, वो नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता आज मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हमने ये चेंज देखा सर्वर के वाक़े के बाद कि कुछ अरसे के बाद फिर ये होने लगा कि पब्लिकली इसको ग्लोरीफाई करने की हिम्मत लोगों में नहीं हुई। अब कोई जज बेंच पे बैठ के ये नहीं कह सकता कि ये हमारी ट्रेडिशन है, कोई जर्नलिस्ट कॉलम नहीं लिख सकता कि ये बड़ा अच्छा किया और बड़ा ग्लोरी का काम था और बड़ा ऑनर का काम था कि इन्होंने ऐसे वाक़ा किया और ऐसा किलिंग की। लेकिन बहरहाल सोच नहीं बदली। पब्लिकली अब कहते हुए घबराते हैं शायद, लेकिन और ये एक मेरा ख्याल था कि ये पहला स्टेप है सोच बदलने में, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ डिटरेंस नहीं होगी और सीरियस कमिटमेंट नहीं होगी और ये कवानीन जो हैं इनकी जो एनफोर्सेबिलिटी है वो इन्वेस्टिगेशन से शुरू होकर ट्रायल्स तक जाती है और जजेस को देखना है कि ये क्या मामला है। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक आदमी की जेल गया, यही इसी किस्म की ऑनर किलिंग थी, और उसने वहाँ जेल में बैठ के और ये सारा किस्सा सुनाया कि कितना उसने अच्छा काम किया है, तो पुलिस वाले तालियां बजा रहे थे। जब ये कानून आया तो मैंने ये देखा कि जो लोग पकड़े गए इस चार्ज पर, उन्होंने ये छुपाने की कोशिश की कि ये ऑनर किलिंग है, क्योंकि उनको पता था इसमें सजा ज्यादा हो गई है। सही। अच्छा, कानून के बारे में भी कुछ सवालात हैं, एक वक्फा लेते हैं। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, मजबूरी है, वापस आते हैं तो आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में डबल मर्डर की, जो कि नाम नेहाद गैरत के नाम पे कत्ल की बात हो रही है। हिना जिलानी साहिबा हमारे साथ हैं। हिना साहिबा, आपने और आपसे पहले सईद अली शाह से भी जब हम बात कर रहे थे तो ज़ाहिर है कि एक जस्टिफाइड सिनिसिज्म है कि होता कुछ नहीं है। अभी हमने सीएम साहब से सुना कि जी ये एक टेस्ट केस है, हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। अब ये टेस्ट केस भी एक क्लीशे बन चुका है। थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बन चुका है, गेम चेंजर है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इंटेंशन सरकार का क्लियर हो जाता है जब एफआईआर रजिस्टर होती है, इसमें होना क्या चाहिए ताकि ये आपस का मामला ना रहे और रियासत इसमें बाकायदा फरीक बन के इसको परसू करे। एक तो इसमें डिले नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको चाहिए कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई डाउट ना हो। जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दे, उसको प्रोसिक्यूटर्स कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज करें। कोई मुश्किल काम नहीं है प्रोसिक्यूटर्स के लिए,
और ये इनकी इनकॉम्पिटेंस या लेजीनेस की वजह होती है कि बहुत से केसेस जो हैं वो प्रॉपरली प्रोसिक्यूट नहीं होते। इस केस में तो एक वीडियो भी मौजूद है और इसके अंदर कोई मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अगर कमिटमेंट सही है लोगों की, वो औरत कैसी थी कैसी नहीं थी, वो मर्द कैसा था कैसा नहीं था, एक बड़ा हीनस क्राइम हुआ है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, उसमें जिन लोगों ने की है और जिन्होंने उसको अबेट किया है, उसके अलावा ये जिरगे वाले मामले को भी देखना चाहिए। ये जो अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ जस्टिस या इनजस्टिस इस मुआशरे में पैदा हुए हैं, इसने बहुत सी बुराइयां पैदा की हैं और ख़ास तौर पे कमज़ोर जो शख्स है उसको कभी जस्टिस इस किस्म के प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती है। सो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए और इसकी ना सिर्फ इस केस में सद्देबाब होना चाहिए। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने बहुत से टेस्ट केसेस देखे हैं, हर दफ़ा जो केस होता है कहते हैं ये टेस्ट केस होगा, मगर उस टेस्ट का रिजल्ट कभी नहीं आया। सही, तो ये बातें हम सब देख रहे हैं, मगर मेरी ये एक और बात भी है कि ये तो जो हुकूमत करेगी सो करेगी। मेरी गुजारिश सिविल सोसाइटी से ये होगी, लॉयर्स कम्युनिटी से ये होगी और जजेस से ये होगी कि अपना नजर रखें कि हुकूमत क्या कर रही है। अगर ये टेस्ट बना रहे हैं तो इस टेस्ट को ऐसा टेस्ट है कि जिसके प्रोसेस पर नजर पूरी होनी चाहिए। जी। अच्छा हिना साहिबा, हर साल बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्टें आती हैं। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया को शायद हमसे ज़्यादा इसके बारे में मालूम है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आती है हर साल, उसमें पाकिस्तान का जो 10 ममालिक हैं जहाँ ख़वातीन सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं, 2024-25 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 10 टॉप के ममालिक में शुमार होता है। जबकि जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है उसकी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान माशाल्लाह दूसरे नंबर पे है दुनिया में इस वक्त ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से। सेकंड वर्स्ट। अच्छा, मसला ये है हिना साहिबा कि हमने अब तक बात की कि सख्त क़वानीन और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। असल मसला शायद ये भी हो सकता है कि जो क़वानीन होते हैं हम उन्हें मोम की नाक बना लेते हैं। मसलन क़िसास और दियत के क़वानीन इस मुल्क में 1979 से नाफिज हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बाअसर या पैसे वाले लोग हैं वो इसको मोल्ड करके साफ छूट जाते हैं और आप उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते कि आपने जो है वो आप चोर दरवाजे से ये किया है, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी कानूनी तौर पे हम बरी हो गए हैं। अच्छा, डिटेरेंस नाम की कोई चीज़, जितने भी क़वानीन 2025 तक आए हैं, डिटेरेंस नहीं पैदा हो रहा। मुजरिम हर महीने बल्कि रोज़ाना इसलिए वारदात कर देते कि उन्हें पता कि किसी ना किसी मरहले पे वो छूट जाएंगे, धड़ल्ले से घूमते हैं। तो इसका क्या, ये जो ब्लैक होल है इसका क्या करें सब कुछ करने के बाद भी? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा कि ख़वातीन की जो इस वक्त सिचुएशन है और जो स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं हमें, पाकिस्तान के अंदर भी स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट HRCP निकालता है हर साल। आप जो 2024 की रिपोर्ट देख लीजिए तो जो इंटरनेशनली बात की जा रही है उसमें उसी का अक्स हमारे रिपोर्ट में भी नज़र आ रहा है। मैं तो समझती हूँ और मैं बड़े अरसे से ये बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान में द फीमेल पॉपुलेशन इज़ अ पॉपुलेशन एट रिस्क। ये एक बहुत थ्रेटन पॉपुलेशन है, इसमें हर किस्म की उनकी जान माल, उनकी इज्जत, उनकी डिग्निटी, हर चीज़ एट रिस्क है। और दूसरी चीज़ ये, आपने जो कवानीन की बात की, देखिए जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, अफसोस की बात तो ये है कि इसके बावजूद कि कवानीन आए, लॉज में एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म भी आया। पंजाब के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कानून और पॉलिसी आई है और जिसके तहत एक वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। मुश्किल ये है कि मैकेनिज्म्स क्रिएट जब करते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, क्योंकि ना तो उनके लिए कोई रिसोर्सेज दी जाती हैं, ना उनको सीरियसली लिया जाता है, ना उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ना उनमें वो सेंसिटिविटी पैदा की जाती है और ना उनको दूसरे अदारों की वो कोऑपरेशन हासिल होती है जिसकी उनको ज़रूरत है, मसलन पुलिस की। ये जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, मैं यही बात कह रही थी कि जब मरियम नवाज साहिबा रेड लाइन की बात करती है तो पहले उन टूल्स को देखें जिनकी वजह से आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी कि औरतें यहाँ महफूज रहें।
वो तो यहाँ पर है नहीं। और इसलिए हमें ये जो हम सिनिकल होते हैं, मैं सिनिकल जो है उसको मैं नहीं समझती कि हमें होना चाहिए, बिकॉज वी ऑब्वियसली ऑलवेज होप फॉर अ बेटर एंड मोर इम्प्रूवमेंट इन व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन आप खुद देखें कि कवानीन बनाए औरतों की जिद्दोजहद की वजह से, ये हुकूमतों की कोई कंसेशन नहीं थी। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट इन दिस कंट्री कि आपको ये 2016 का जो अमेंडमेंट्स आई और 2006 की जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये सब चीजें औरतों के जिद्दोजहद की वजह से आई। लेकिन अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली ये आ रही है कि आपके यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस है वो नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं और इंटेग्रिटी नहीं है। मैं तो ये कहूंगी इसे ठीक करना होगा, है ना? एक और मेरा ठीक करना होगा। दे हैव टू राइज अबव दोस बायसेस, चाहे वो पुलिस हो, वो जुडिशरी हो या आपकी लेजिस्लेचर हो और आपके पॉलिटिशियंस हो। इसमें एक मेरा सवाल है, कंदील बलोच का नाम हम सब जानते हैं, ये एक और टेस्ट केस था, आपको याद होगा, और कदरन जो आउटरीच थी इसमें वो 24-48 घंटे से ज्यादा चली थी। इनफैक्ट कानून साजी भी हुई थी। तो टाइमलाइन कुछ यूं है कि 2016 में कंदील बलोच के भाई उनका गला घोंट देते हैं। पहले उनको नींद की गोलियां खिलाते हैं, जब वो सो जाती हैं तो उनका गला घोंट देते हैं कि यार वो मतलब हमें बदनाम कर रही थी, ठीक है। 2019 में उनको उम्र कैद की सजा मिलती है मोहम्मद वसीम को, जो कंदील बलोच के कातिल थे। अच्छा, 2016 में कंदील बलोच के कत्ल के रिएक्शन में ही एक तरह से ये चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट आ जाती है। अब 2019 में उसको उम्र कैद की सजा मिलती है और 2022 में, फरवरी 2022 में उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो कहता है कि जी जो मैंने कन्फेशन दी थी कि जी बिल्कुल लोग आके मुझे छेड़ते थे मेरे मोबाइल की दुकान पर। अच्छा, मोबाइल की दुकान के पैसे भी कंदील बलोच ने ही उन्हें दिए थे। लेकिन फिर फरवरी में उनके वालिदैन कहते हैं कि जी हम चाहेंगे कि हमने इनको माफ कर दिया है, इसको रिहा कर दें। तो हिना जी, जब 2016 में इस दरवाजे को, चोर दरवाजे को बंद कर दिया गया था, हमारा तो ख्याल था कि सीमेंट लगा के बंद किया गया था, तो फिर मोहम्मद वसीम इसी चोर दरवाजे से कैसे निकल जाते हैं? वो इसलिए निकल जाता है कि आपके जजेस इस मामले को सीरियसली लेते ही नहीं है। दे डोंट इन द ट्रायल कोर्ट्स स्पेशली they don't know the law। और अनफॉर्चुनेटली ये बात इनको समझ में नहीं आती है। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट में जब तसद्दुक जिलानी साहब यहाँ पर जज थे, उनकी एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि यू कांट बेनिफिट फ्रॉम योर ओन रॉन्ग डूइंग। एक तरफ आप लड़की को मारते हैं, दूसरी तरफ आप एज वली एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो क्योंकि आपने गेन किया उसको मारने के वजह से, आपने किसी वजह से उसको मारा था और उसमें आपने उसका बेनिफिट लिया और फिर आप अपने आप को माफ कर देते हैं। ये जजमेंट भी आई हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है, जैसे मैंने कहा कि जिरगे की जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट तक से आई हुई है। द जनरल एटीट्यूड इज कि इट डजंट मैटर। और जो औरत कत्ल हुई है, या इस केस में जो रीसेंट केस को आप देख लें कि वो तो बेचारी कत्ल होगी और कत्ल करने वाले उसके अपने रिश्तेदार हैं, उसकी आवाज कौन उठाएगा? उसके लिए कौन खड़ा होगा? जब समिया सरवर के कत्ल हुआ तो उसके लिए तो हम खड़े थे, बिकॉज वी वर, वो एक लॉयर के दफ्तर में कत्ल हुई, वहां पर विटनेसेस भी वहां पर थे, लॉयर्स थी, हम थर्ड पार्टीज थे, वी कुड स्टैंड अप। बट ऐसी खवातीन के लिए कौन खड़ा होगा जिनके अपने लोग उनको मारते थे? लेकिन समिया सरवर केस में किसी को कोई सजा हुई थी, इसलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उन्होंने कहा जी आप जो है डायरेक्ट पार्टी नहीं है, आपका क्या लेना देना है? फिर कुछ हुआ था या नहीं? कंक्लूजन कुछ हुआ नहीं था? उसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में। हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही इस बात पे हम गए थे कि दे कैन नॉट बेनिफिट। ये माँ बाप जो हैं वो अपने बेटे को और अपने भाई को, जो उस लड़की का चचा था, उनको माफ नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे कंस्पिरेसी मगर सजा तो नहीं हुई ना, वो उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। इसलिए नहीं हुई कि इंडाइट उन्होंने जिसको किया था, चचा को, जिसके खिलाफ ट्रायल चल रही थी, वो ट्रायल के दौरान ही मर गया था। चले, लेकिन अब एक अहमकाना सा सवाल है। ये जैसे कि
कानून वाजे है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सब कुछ है, ये सब कुछ है, और यकीनन जज साहब को शायद चले, हो सकता है जज साहब को इसका इल्म नहीं था, लेकिन किसी को तो इल्म होगा ना, मतलब वकील है। मैं सोचता हूं कि शायद इसके ऊपर कोई काउंसिल बैठती है, शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मुझे नहीं पता कि उनका ये सवाबदीद है उनकी या नहीं है, एक चीफ जस्टिस भी बैठे होते हैं, तो क्या मतलब पूरे सिस्टम में किसी को परवाह नहीं थी? नहीं, किसी को परवाह नहीं, क्योंकि जैसे मैंने इसीलिए ये बात की कि उस खातून का तो सारा कोई वाली वारिस तो रहा ही नहीं, उसके लिए कौन खड़ा होगा और अपना टाइम देगा और एनर्जी देगा, वो चाहे वकील हो चाहे गवाह तो फिर भी लाने होंगे ना। और सो दीज थिंग्स गो निगलेक्टेड, ये फिर निकल जाती हैं सिस्टम से, एक छाननी की तरह से ये चीजें बह जाती हैं नीचे। जैसे आपने कहा कि हमारी सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, वो अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट फैमिली की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से भी जो है ना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये लाना स्टेट, लेकिन अब मुझे पता है कि इंतहाई मासूमाना बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे खामोश हो जाऊं। ये लाना जी बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। नहीं, लेकिन ये मैं आखिरी सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है ना, हाँ, मैं ये भी मुबर्रा नहीं है, वो अपनी लड़कियां यहाँ लाके कत्ल करते हैं और इस तरह के। मैं एक साल का बताएं, कई हैं। अहिना साहिबा को चलिए ठीक है, आपने अभी सवाल पूछना है, मैं आपको जो बता देता हूँ। ये इसी साल की खबर है, ठीक है, कि 25 साल से अनवरुल हक साहब एक हैं, वो अमेरिका में रह रहे थे। अब यकीनन बड़ी मेहनत मशक्कत, अब वो कोई जिरगा या कबायली काम कबायली है, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, हिरा अनवर, और जब वो बेटी तकरीबन 13 या 14 साल की उम्र की आई तो वहां पर एतराजात जन्म दिया कि ये आपका लिबास मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम टिकटॉक वीडियोस बना रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, चले हम सब वापस चलते हैं पाकिस्तान। 25 साल के बाद उसने कहा कि यार हम पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी बेटी को लाते हैं क्वेटा और पहला काम करते हैं कि उसको कत्ल कर देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कत्ल करने का मकसद शायद ये था कि यार यहाँ पर मैं बच जाऊंगा। अच्छा, कई लोगों की ऐसी सोच होती है। ये अभी मैं एक स्टोरी देख रहा था, आपको शायद सामिया शाहिद का नाम याद हो, पता नहीं, ये है 2016 की बात। सामिया ने पहले उनकी जो शादी हुई थी वो अपने ही घराने में हुई थी, ठीक है, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में हुई थी, वहां तलाक हो गई और ये लोग थे ब्रैडफोर्ड में रहते थे, यूके में। वहां पर उन्होंने फिर अपनी मर्जी से शादी की किसी और के साथ, थोड़ी सी लाताल्लुकी हो गई खानदान के साथ, लेकिन फिर खानदान ने कहा कि नहीं जी कुछ नहीं होता, मिट्टी पाओ, आप आ जाएं वापस पाकिस्तान, आप अपनी थोड़ी सी रिश्तेदारों से मिलें, हमारा भी कल्चर समझें वगैरह वगैरह। वो आती है और उनके वालिद और उनके जो पहले शौहर हैं वो मिलकर इसका गला घोंटते हैं, और गला घोंटने से पहले वालिद इजाजत देता है उसके पहले शौहर को कि तुम इसको एक आखिरी बार रेप करो। दिस हैपेंड। अच्छा, थर्ड एग्जांपल, बस आखिरी मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं क्योंकि ये मैंने एग्जांपल वो दिए हैं जो वापस पाकिस्तान आके लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इसकी भी कोई इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इटली में इसी साल अप्रैल में इसकी सजा सुनाई गई थी। एक 18 साल की लड़की थी जो इटली में पूरा खानदान रहता था, पाकिस्तानी खानदान, ठीक है, और उनको एकदम समन नाम था लड़की का, उनको एकदम ख्याल आया कि यार इटली में यहाँ पर किससे शादी करोगे, बेहतर है कि तुम अपने कजन से शादी कर लो। अब उसने इनकार किया। पूरे खानदान ने मिलकर इस 18 साल की लड़की को कत्ल किया और एक फार्म हाउस में उसको दफना दिया। वो एक अलग बात है कि इटली में हुआ है और इस वक्त तमाम पूरा जो खानदान है वो सलाखों के की। अच्छा, आसपास के जो लोग हैं, अदालत क्या फैसला कर रही है, कातिलों का क्या मौक़िफ़ है, उससे कतई नज़र जो आसपास के घर होते हैं ना, चुप, कोई। सर आप ये वाला केस देखें, कितने लोग हैं उन गाड़ियों में, तकरीबन 20-30 तो हैं ना, तो कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं? मैं कह रहा हूँ अदालत में गवाही की मैं बात। ओ हाँ, वो तो एक बंदा, इसकी बात।